नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। इन दिनों हम लोग बात कर रहे हैं आपके वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इनकम टैक्स को लेकर के। इनकम टैक्स के अंदर ऑलमोस्ट 50% से ज्यादा सिलेबस में कवर करा चुका हूं और अलग अलग टाइम बेसिस पे आपको तमाम चैप्टर से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की वीडियो भी मिल रही है। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सैलरी चैप्टर से जुड़े हुए तमाम इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज को डिस्कस किया था। मैं आपको बताता चलूं, उससे पहले हम लोगों ने आपका एक इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट किया था, दैट इज द इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। उम्मीद करता हूं आप सभी ने तमाम क्लासेस को अच्छे से लगा लिया होगा, जितने भी फंडामेंटल है उन तमाम फंडामेंटल्स को बना लिया होगा। आज की क्लास के अंदर, आज के लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम आपके एक और नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं, जिसका टाइटल रहेगा इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। उम्मीद करता हूं आप सभी इस क्लास के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक जरूर बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। बहरहाल विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, काफी बच्चों को पहले तो ये कंफ्यूजन होता है कि सर एग्जैक्टली हमने 50% सिलेबस कैसे कंप्लीट किया है। मैं आपको बताता चलूं, काफी ऐसी चीजें हैं मैं जो आपको पढ़ा चुका हूं। जैसे सबसे पहला जो आपका चैप्टर रहने वाला है यहाँ पे इंट्रोडक्शन, जिसका वीडियो आप सभी को मिल गया होगा, जो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। इंट्रोडक्शन के बाद हम लोगों ने टैक्स रेट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। टैक्स रेट के बाद आपने पढ़ा होगा आपके मार्जिनल रिलीफ को, याद है किसी को? हमने मार्जिनल रिलीफ को बहुत डिटेल में जाकर के पढ़ा था। आपका एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या आता है, दैट इज द रेजिडेंशियल स्टेटस। ये भी हम लोग पढ़ चुके हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपका रेजिडेंशियल स्टेटस क्या होता है? रेजिडेंशियल स्टेटस के बाद सबसे बड़ा चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था सैलरी, अगर किसी बच्चे को याद हो। सैलरी के बाद जितने भी डिडक्शन है जो यूनिट 5 के अंदर आपको पढ़ाए जाते हैं वो मैं आपको कवर करा चुका हूं। डिडक्शन के बाद हम लोगों ने इनकम फ्रॉम द हाउस प्रॉपर्टी को पढ़ा। माने अगर मैं डायरेक्ट लिखना चाहूं तो मैं क्या कह सकता हूं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा? इनके बाद हम लोगों ने पढ़ा है इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अगर आपको याद है तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, आप लोग जरूर इनको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ये सारे चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल गेन को हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम अदर सोर्सेज को पढ़ने वाले हैं, माने इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसके बाद अगर आप लोग देखेंगे सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड में आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे क्लबिंग इनकम देखेंगे, और ऐसे करके आपका एग्रीकल्चर करके और इनकम फ्रॉम द एग्रीगेशन इंडिविजुअल वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान देंगे तो बुनियादी तौर पे हमने कितने चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं? 1 2 3 4 5 6, और अगर आप देखेंगे 7 और 8, टोटल 8 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये 9th चैप्टर है। और अगर आप लोग ध्यान देंगे, आई थिंक आपके सिलेबस में करीब करीब 14 चैप्टर है, तो सिलेबस 50% से ज्यादा ऑलरेडी हो चुका है। हम 8 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। 9वां चैप्टर आज शुरू हो गया है, जिसको आप लोग क्या कहते हैं? अदर सोर्सेज। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसके बाद कौन से चैप्टर आएंगे इसका भी आपको ख्याल रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, जो ये आपका चैप्टर है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज। इसका क्या मीनिंग है, किस तरीके से इसको स्टडी करना है? अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप सभी जानते होंगे, इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग टोटल 5 हेड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना? माने 5 हेड होते हैं हमारे पास। सबसे पहला हेड होता है इनकम फ्रॉम द सैलरी, आप सभी ने इसको डिटेल में जाकर के पढ़ा। आप सेकंड हेड की बात करते हैं तो अगर आप लोग लेना चाहे तो यहाँ पे हाउस प्रॉपर्टी को ले सकते हैं। तीसरा हेड आपका होता है कैपिटल गेन, जिसको हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ये क्या हो गया? आपका कैपिटल गेन हो गया है। इसके बाद एक चौथा और होता है बिजनेस एंड प्रोफेशन से, या तो आप लोग कहेंगे प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम द बिजनेस, या फिर आप लोग क्या कह सकते हैं यहाँ पे प्रोफेशन कह सकते हैं। इसको हम लोग लास्ट में जाके पढ़ने वाले हैं। अब इसके अलावा जो बच गया ना, वो किस में चला जाएगा? वो आपका अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। तो ये 5 हेड है जिनको अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपका ये काम तमाम हो जाएगा कि आप टोटल नेट इनकम को निकालने में कैपेबल हो जाएंगे। तो इनकम टैक्स के अंदर अगर आप लोग ध्यान देंगे, 5 हेड आपको पढ़ाए जाते हैं। सैलरी आप लोग पढ़ चुके हैं, हाउस प्रॉपर्टी आप लोग पढ़ चुके हैं, कैपिटल गेन आप लोग पढ़ चुके हैं, बिजनेस एंड प्रोफेशन सबसे लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, और अभी क्या पढ़ने वाले हैं? अदर सोर्स पढ़ने वाले हैं। तो कौन सी ऐसी इनकम है जो अदर सोर्सेज के अंदर आती है? जैसे डिविडेंड से मिली हुई इनकम आपके अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगी। जैसे अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है तो वो अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। जैसे अगर आपको कोई लॉटरी निकल गया, वो आपका अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएगा। जितने भी गैम्बलिंग वगैरह से इनकम होती है वो सब किस में आ जाएंगी? अदर सोर्सेज के अंदर आ जाएंगी। एक लॉन्ग लिस्ट ऑफ अफेयर्स है, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कौन कौन सी है, अभी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पे मोटा मोटा आप लोग ये समझ सकते हैं, इनकम अंडर द हेड अदर
अदर सोर्सेज का मतलब क्या है, इन चारों में जो नहीं आई ना इनकम, वो कहां पे चली जाएगी, अदर सोर्सेज के अंदर चली जाएगी। माने सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा जो भी इनकम बच गई वो सब किसके अंडर जाएंगी, वो इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज के अंदर जाएंगी। इतना बात आपको ख्याल में रखना है। एक छोटी सी बात और याद रखिएगा, यहां पे आपके सेक्शन 56 से लेकर के और 59 तक आपको पढ़ने हैं। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। जैसे अगर आपको ध्यान हो तो हाउस प्रॉपर्टी के अंदर मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था, आपका सेक्शन 22 से लेके आपका सेक्शन 27 तक बहुत डिटेल में पढ़ा था हम लोगों ने। सेक्शन 22 से सेक्शन 27, 22 से 27 केवल और केवल हमें हाउस प्रॉपर्टी से संबंधित सेक्शंस और प्रोविजंस एक तरीके से प्रोवाइड करता है। सिमिलर मैनर में यहाँ पे जो आपका सेक्शन 56 रहेगा, 57 रहेगा, 58 रहेगा और 59 रहेगा, 56, 57, 58 और 59, ये चारों सेक्शन माय डियर फ्रेंड्स किससे जुड़े हुए हैं, आईओएफ से जुड़े हुए हैं। आईओएफ का मतलब क्या होता है शॉर्ट फॉर्म में, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। याद रखिएगा आईओएस का शॉर्ट एब्रिविएशन है इनकम फ्रॉम जो अदर सोर्सेज है, उसका शॉर्ट एब्रिविएशन क्या होता है, आईएफओएस होता है। क्लियर, तो बहुत बेसिक सी बात आपको समझ में आई, कौन कौन से सेक्शन पढ़ने हैं और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इसको एक और नाम से जाना जाता है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज को एक और नाम से जाना जाता है, इसको हम लोग कहते हैं रेजिड्यूअरी। क्या कहते हो आप लोग ध्यान दीजिएगा, स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है रेजिड्यूअरी। क्या बोलते हैं आप लोग, रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम। क्लियर है, तो कई बार पेपर में आ जाता है कि रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम का क्या मीनिंग होता है, तो ये आपको थोड़ा ख्याल में रखना है। एक इंपॉर्टेंट बात, और ये वाला पूरा का पूरा चैप्टर है ना, मोस्ट प्रोबेबली आप लोग मान के चले थ्योरी बेस्ड रहेगा। यहां से 6 नंबर के सवाल आने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपके एग्जामिनेशन में रहने वाली है। तो आपको मोटा मोटा एक आइडिया लग गया होगा। जस्ट लाइक सैलरी चैप्टर, हाउस प्रॉपर्टी आपने पढ़ा, कैपिटल गेन आपने पढ़ा, या रेजिडेंशियल स्टेटस के अंदर भी आपको मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस कहां से देखने को मिलेंगे, न्यूमेरिकल पोर्शन से, प्रैक्टिकल पोर्शन से देखने को मिलेंगे। लेकिन यहां पे आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। रेजिड्यूअरी हेड ऑफ इनकम के नाम से भी इसको जाना जाता है। और जो भी इनकम किसके अंदर टैक्सेबल नहीं है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस प्रोफेशन एंड कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं है, वो किसके अंदर टैक्सेबल होगी, आईएफओएस के अंदर होगी, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। क्लियर, तो मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया होगा इस चैप्टर के अंदर हम लोग क्या कुछ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए एक लंबी लिस्ट है, कहां पे गिवन है ये आप लोग जरूर नोट कर लीजिएगा। यहां पे मैंने लिख भी रखा है, आपका सेक्शन 56 सबसे पहले यही बात बताता है कि आपको अदर सोर्सेज के अंदर क्या क्या लेना है। देखिए सबसे पहले आपको डिविडेंड इनकम लेना है। यहां पे आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे, डिविडेंड इनकम आपको अलग अलग फॉर्म में मिलेगी। जब भी डिविडेंड इनकम की बात करेंगे तो वो किसके अंदर टैक्सेबल होगी, वो आपके आईएफएस के अंदर टैक्सेबल होगी। उसके बाद अगर आपने कोई लॉटरी जीता है मान लीजिए, या आपने कोई क्रॉसवर्ड पजल जीता है, या आपने कोई रेस जीता है, या कोई गैम्बलिंग से आपको पैसा आया है, ये तमाम चीजें कहां पर चली जाती है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग इनकम अंडर द हेड आईएफएस आप कह सकते हो इसको, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगी। क्लियर, अगर आप लोग आगे देखेंगे, अगर आपको कोई गिफ्ट मिला है, याद रखिएगा यहां से क्वेश्चन आता ही आता है पेपर में, इनकम फ्रॉम, ये जो गिफ्ट इनकम है यहां से सवाल आता है। ये गिफ्ट आपको रिलेटिव भी दे सकते हैं। अब यहां पे रिलेटिव का अपना मीनिंग होता है, ठीक है ना, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। रिलेटिव भी दे सकते हैं, या फिर ये जो गिफ्ट है ना, ये आपका नॉन रिलेटिव की तरफ से भी आ सकता है। अभी मैं डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है, अच्छा आपको किसी सिक्योरिटी के ऊपर मान लीजिए इंटरेस्ट मिला है, मान लीजिए आपने एफडी करवा रखा है, उसके ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिला है तो वो भी किसके अंदर, किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, आपका अदर सोर्स के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर आप लोग कोई भी फैमिली पेंशन की बात करते हैं जो आईएफएस के अंदर टैक्सेबल रहेगी। क्लियर है, आप सब लेटिंग इनकम की बात कर सकते हैं। अगर आप लोग कंपनसेशन की बात करते हैं, अगर उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलता है या आपको कोई इनहांस कंपनसेशन मिलता है तो किसके अंदर जाएगा, अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। अगर आप लोग लास्ट बात कीजिएगा अदर रेजिडुअल इनकम, यहां पे कुछ केसेस है, कुछ बेसिक पॉइंट है जो आपको याद रखने। क्लियर है, ये तमाम चीजें अगर आपके दिमाग में आ गई तो आपको समझ में आ गया। इनमें से कोई भी पॉइंट अगर आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है ना, तो आपको डायरेक्ट समझ जाना है कि यहां पे आपका जो इनकम है किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा, वो अदर सोर्स हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। समझ में आई मेरी बात। डिविडेंड इनकम हो गया, अगर आपने लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस या गैम्बलिंग जैसी चीजों से पैसा कमाया है, गिफ्ट आपको मिला है, अगर आपको किसी सिक्योरिटीज के ऊपर इनकम मिला, जो इंटरेस्ट मिला है, अगर आपका कोई फैमिली पेंशन है,
सब लेटिंग इनकम अगर आपके पास है, कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन के ऊपर इंटरेस्ट अगर आपको मिलता है, तो ये तमाम चीजें कहां पर टैक्सेबल होंगी? आपके इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हेड के अंदर टैक्सेबल होंगी। इस बात का आपको ख्याल रखना, बहुत बेसिक सी बात है। क्लियर? तो आई होप कि क्लैरिटी मिल गया होगा, एक फाउंडेशन समझ में आ गई होगी, एक बेस तैयार हो गया होगा। जैसे हाउस प्रॉपर्टी का हम लोगों ने पढ़ा था, उसकी एक अपनी डेफिनेशन थी। यहां पे सेक्शन 56 सिर्फ इस बात को बताता है आप इन पॉइंट को कहां पे इंक्लूड करके चलेंगे, आप लोग अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करके चलेंगे। और ये जो लिस्ट है ना, इट्स ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ अफेयर्स, मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ेंगे। एक साथ आप लोग घबरा जाएंगे, ये 7-8 पॉइंट है, आपको याद भी हो गए होंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम लोग इनको पढ़ लेंगे, ताकि हमारे दिमाग में, हमारे जहन में चीजें बैठती जाए। लेक्चर दर लेक्चर हम लोग चीजों को क्या करते जाए, अंडरस्टैंड करते जाए। उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, भाइयों और बहनों, यहां तक बातें समझ में आई होंगी। अभी तक क्या पढ़ा दिया मैंने? हमने अभी तक पढ़ा है रेजिडुअरी हेड ऑफ इनकम, इसका दूसरा नाम रहेगा। यहां पे आपको सेक्शन 56, 57, 58 और 59 माने 56, 57, 58 और 59 को पढ़ना है। जो भी इनकम आपके सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, प्रोफेशन और कैपिटल गेन के अंदर टैक्सेबल नहीं है, वो किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगी? अदर सोर्सेज के हेड के अंदर टैक्सेबल होगी। इस बात का आपको ख्याल रखना है। और ये आपको एक लिस्ट दी गई है सेक्शन 56 के अकॉर्डिंग, जिसको हम लोगों ने यहां डिटेल में चर्चा किया है। अब इस स्लाइड को हम लोग एक बार स्किप कर देते हैं। वैसे तो अगर आप लोग देखेंगे काफी इंपॉर्टेंट है, अभी इसके बारे में फाइनल कंक्लूजन करने के बाद ही आपको समझ में आएगी। ठीक है, अब सबसे पहले मैं जो टॉपिक आपको कवर कराने वाला हूं यहां पर इस लिस्ट के अंदर, जहां पर मैक्सिमम सवाल पूछे जाते हैं, वो है आपका गिफ्ट इनकम। आपको क्या मिल जाए? गिफ्ट मिल जाए, किसी ओकेजन पे आपको गिफ्ट मिल जाए, तो उस केस में क्या किया जाएगा? ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या रहेगा? गिफ्ट से संबंधित ही रहेगा। गिफ्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं अंडर द इनकम टैक्स लॉ। इनकम टैक्स लॉ के अंदर गिफ्ट का मीनिंग क्या होता है? देखिए, गिफ्ट का मीनिंग होता है, चाहे आप लोग कैश की बात कीजिए, चाहे आप लोग नॉन कैश की बात कीजिए, मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी बोलते हैं। तो मैं 2 पॉइंट बोल दूं, यहां पे आप लोग क्या कह सकते हैं? या तो आप लोग कैश लेके चल सकते हैं, या तो आप लोग क्या कह सकते हैं? आप लोग नॉन कैश लेके चल सकते हैं। नॉन कैश के अंदर जैसे अगर आप लोग मान लीजिए, आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, मान लीजिए मैंने एसेट्स की बात की है, ठीक है, तो एसेट्स किसके अंदर आ जाएंगे? नॉन कैश के अंदर आ जाएंगे। यहां पे भी आप लोग 2 कैटेगरी बना सकते हैं। एक आप क्या कह सकते हैं? सर हम मूवेबल एसेट की बात करते हैं, ठीक है, तो आप लोग क्या कहेंगे? आप लोग कहेंगे मूवेबल एसेट। और दूसरा क्या कहेंगे? सर हम लोग नॉन मूवेबल एसेट की, इमूवेबल बोलते हैं वैसे तो उसको, अच्छा अगर प्रोफेशनल लैंग्वेज में जाएं तो हम लोग क्या कहते हैं? इसको इमूवेबल। क्लियर है? तो आप लोग क्या कहेंगे? इमूवेबल एसेट। तो ये तमाम चीजें कहां पे आ जाती हैं? ये तमाम चीजें कहां पे आ जाती है? एसेट। और ये किस कैटेगरी में चली जाती है? नॉन कैश की कैटेगरी में चली जाती है। तो काफी लोग क्या करते हैं? काफी लोग पैसा गिफ्ट में दे देते हैं। आप सभी को पता है काफी लोग क्या करते हैं? पैसा गिफ्ट में देते हैं। काफी लोग कार गिफ्ट कर दिया तो वो आपका मूवेबल एसेट हो जाएगा। प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग आपको गिफ्ट कर दिया तो वो आपका नॉन मूवेबल, इमूवेबल की कैटेगरी में आ जाएगा। है तो एसेट ही ना, तो आपको समझना है गिफ्ट आपको किस किस फॉर्म में मिल सकता है। माय डियर फ्रेंड्स, आपको गिफ्ट मिल सकता है कैश की फॉर्म में, आपको गिफ्ट मिल सकता है मूवेबल एसेट की फॉर्म में, आपको गिफ्ट मिल सकता है इमूवेबल एसेट की फॉर्म में। बट याद रखिएगा, तमाम चीजें आपको मिलेंगी विदाउट कंसीडरेशन। आप लोग क्या कहेंगे? विदाउट कंसीडरेशन, माने आपने इसके लिए कोई पे नहीं किया है या बहुत चीप पे किया है। ठीक है, मैं बताऊंगा, लेकिन विदाउट कंसीडरेशन का मतलब आपने इनका कोई पेमेंट नहीं किया है। ठीक है ना, उस केस में ये सारी चीजें क्या बन जाती है माय डियर फ्रेंड्स? ये लाई करती हैं इन द कैटेगरी ऑफ गिफ्ट अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स एक्ट 1961। समझ में आया? तो बहुत बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको समझाई। मीनिंग के ऊपर अगर आप लोग जाते हैं तो क्या कहते हैं डेफिनेशन? सम ऑफ मनी। मनी का मतलब कैश आप लोग कह सकते हैं, आप लोग मूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी ले सकते हैं, जो रिसीव हुआ है आपको विदाउट कंसीडरेशन, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको कहते हैं ना, आप लोग क्या कह सकते हैं? फ्री ऑफ कॉस्ट। तो विदाउट कंसीडरेशन का मतलब जो बच्चे नहीं समझ रहे वो समझ लीजिएगा, आप लोग इसका मतलब क्या होता है? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना, तो आप लोग क्या कहेंगे? फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है कि नहीं है? और फॉर इनएडुकेट, इनएडुकेट कंसीडरेशन, इनएडुकेट कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? बहुत कम प्राइस में, इज ट्रीटेड एज ए गिफ्ट। उसको क्या ट्रीट किया जाएगा? गिफ्ट ट्रीट किया जाएगा। और गिफ्ट किस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा? अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, यानी कि IFOS के अंदर आपका क्या रहेगा? टैक्सेबल रहेगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं? काफी इससे रिलेटेड प्रोविजन और सेक्शन हमें पढ़ रहे हैं। सेक्शन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल आप लोग फंडामेंटल्स को स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, गिफ्ट से रिलेटेड सवाल आता ही आता है। ठीक है, तो डेफिनेशन उम्मीद करता हूं आपको क्लियर होगी। क्या क्या डेफिनेशन यहां पे रहने वाली है? 2 शब्दों पर जरूर ध्यान दीजिएगा। एक तो विदाउट कंसीडरेशन, एक आपका है
है इनएडुकेट कंसिडरेशन, ठीक है ना। तो एक तो क्या है, एक शब्द हो गया आपका विदाउट, आपने क्या कहा, बिना कंसिडरेशन के, तो मैं यहां पे लिख दूं आपका क्या बन गया, आपका बिना कंसिडरेशन के बन गया है, फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको कहते हैं, ठीक है ना। और एक आप क्या कह सकते हैं, इनएडुकेट, यानी कि आप लोग क्या कहेंगे, आप लोग कहेंगे इनएडुकेट, ठीक है ना। इनएडुकेट कंसिडरेशन बोलते हैं इसको। इनएडुकेट कंसिडरेशन का मतलब आप लोग कह सकते हैं वेरी चीप, बहुत कम प्राइस के अंदर, जहां पे स्टाम्प ड्यूटी की बात होगी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। अभी आप इतना समझिए, इसको वेरी चीप की कैटेगरी में आप लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए लेके चल सकते हैं। समझ में आई? उम्मीद करता हूं बातें यहां तक क्लियर रही होंगी कि गिफ्ट की डेफिनेशन क्या रहने वाली है। अब मेरी बात ध्यान से समझिएगा, यहां पे सबसे पहली कैटेगरी माय डियर फ्रेंड्स किसकी बनी है हमारे पास, सर आपने बताया अभी तो सबसे पहले कैश गिफ्ट बनेगा, क्लियर है। उसके बाद आपका क्या बनेगा, उसके बाद आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। उसके बाद आपका मूवेबल प्रॉपर्टी बनेगा, जैसे गोल्ड हो गया, ज्वेलरी हो गया, शेयर्स हो गया, ब्यूलियंस हो गया, ठीक है। तमाम चीजें किस में आ जाएंगी, आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी के, सॉरी मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर आ जाएंगी। तो तीनों को ध्यान से समझिएगा, कितना पैसा आपको मिले, जो पैसा आपका क्या रहेगा, आपका एग्जैक्टली आप लोग ये मान के चले कि जिस जो आपके अदर सोर्सेज के अंदर आएगा, या फिर आप लोग कहेंगे टैक्सेबल रहेगा, कितना पैसा, कितना गिफ्ट आपका टैक्सेबल रहेगा, कितना गिफ्ट टैक्सेबल नहीं रहेगा। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट क्या कहता है, ये कहता है कि अगर आपको एग्रीगेटेड कैश मिलता है, एग्रीगेटेड कैश का मतलब आप लोग ये मान के चले सब मिलाकर, क्या आपका मिल गया, सब मिलाकर, माने आपके 10 दोस्त आपको गिफ्ट करें, आपके 20 दोस्त आपको गिफ्ट करें, सबको मिला करके एग्रीगेटेड अगर आपको कैश जो अमाउंट है वो 50,000 से ज्यादा मिलता है, तो आपका जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा IFOS के अंदर, क्लियर है। अगर 50,000 से कम है तो वो आपका टैक्सेबल नहीं होगा, माने यहां पर एग्जम्प्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपका एग्जम्प्ट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है आप लोग याद रखिएगा, आपको एग्जम्प्ट दिया हुआ है। कहां तक है, आप लोग मान के चले अप टू 50,000 तक आपको क्या दिया गया है, एग्जम्प्ट दिया गया है कैश गिफ्ट के लिए। किसकी बात हो रही है, कैश के गिफ्ट के लिए, क्लियर। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। लेकिन अगर इसके ऊपर 1 रुपया भी ज्यादा एक्स्ट्रा होता है, जैसे मान लीजिए 1000 रुपया आपका एक्स्ट्रा हो गया है, या मैं कह देता हूं 20 रुपए एक्स्ट्रा हो गया है, तो ये आपका क्या बन गया है, ये आपका 50,000 20 बन गया है। तो अब ये सारा का सारा कंप्लीट अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा, पूरे के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, समझ में आया। तो कंप्लीट अमाउंट क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। बोलो इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई। तो बहुत बेसिक चीजें हैं माय डियर फ्रेंड, जिनको आपको समझना है कि जब भी आप लोग कैश की बात करेंगे, जैसे अगर आप एक एग्जांपल ले लीजिए, 3 दोस्त हैं, ठीक है ना। ए ने क्या किया, मेरे को 50,000 गिफ्ट कर दिया, ठीक है ना। अगर कैश 50,000 गिफ्ट किया है तो ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि 50,000 तक की लिमिट मेरे को गिवन है। अब एक ए है, एक बी है और एक सी है। सी ने मेरे को 20,000 गिफ्ट किया है, बी ने मेरे को 30,000 गिफ्ट किया है, और मान लीजिए मेरे को ए ने मेरे को 10,000 गिफ्ट किया है। एग्रीगेटेड देखना है, 10 + 30 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60। तो मेरी पूरी की पूरी इनकम क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी अंडर द हेड IFOS, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। एक भी रुपया ज्यादा 50,000 से गया ना, तो सारी की सारी अमाउंट क्या होगी, टैक्सेबल होगी। तो एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगी माय डियर फ्रेंड्स, टैक्सेबल हो जाएगी। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, अगर आप लोग और थोड़ा डिटेल में समझना चाहते हैं, वैसे तो मैंने समझा दिया है। कोई भी मिस्टर ए है जिसको 30,000 रुपया रिसीव हुआ, कहां से, एक फ्रेंड से। एक फ्रेंड ने 30,000 रुपया दिया, दूसरे फ्रेंड ने कितना दिया, 55 दिया। एग्रीगेट कितना हो गया, सॉरी 25 दिया, तो एग्रीगेट आपका 55,000 हो गया। नियम क्या कहता है, 50,000 से ज्यादा गया तो आपको पूरे पर टैक्स देना पड़ेगा, माने इस सारे पर टैक्स लगेगा। किस हेड के अंदर लगेगा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर ये आपका टैक्स लगेगा। समझ में आया। तो पहला कैश का ट्रीटमेंट आपको कैसे करना है, बोलो क्लियर हुआ। तो कैश के बाद आपका क्या रहता है, दूसरा रहता है आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी। और इमूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग या तो लैंड की बात करेंगे या फिर हम लोग बिल्डिंग की बात करेंगे। याद रखिएगा किसकी बात करेंगे, बिल्डिंग की बात करेंगे। यहां पर दो बातों का ख्याल माय डियर फ्रेंड्स आपको रखना है। हम लोग बात करेंगे SDV की। SDV आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। क्या बोलते हैं आप लोग इसको, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। लास्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था। इसके बिहा पे आपकी प्रॉपर्टी का टैक्स ट्रीटमेंट होगा। जैसे यहां पे देखिएगा, अगर आपको जो प्रॉपर्टी मिली है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है या इनएडुकेट कंसीडरेशन में मिली है, माने चीप डील मिली है, क्लियर है। अगर आपको
जो गिफ्ट मिला है, प्रॉपर्टी मिली है, वो क्या है, गिफ्ट की फॉर्म में मिली है या बहुत कम प्राइस में मिली है, तो कब टैक्सेबल होगा, कब टैक्सेबल नहीं होगा, ये बात समझिएगा। सबसे पहला पॉइंट क्या कहता है, अगर आपकी एसडीवी माने स्टांप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो फुल वैल्यू क्या रहेगी, टैक्सेबल रहेगी। क्लियर है, ध्यान रखिएगा। गिफ्ट की बात हो रही है, अगर आपको गिफ्ट में लैंड एंड बिल्डिंग मिला है, क्लियर है, आपको गिफ्ट में क्या मिला है, आपको लैंड या फिर कोई बिल्डिंग मिला है, क्लियर है, और उस लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, ध्यान रखिएगा, गिफ्ट की बात हो रही है, अगर उसकी स्टांप ड्यूटी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो उस केस में सारी की सारी एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। ठीक है ना, आप लोग क्या कहेंगे, एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। बोलो इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं, तो ये अमाउंट क्या हो जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी। अगर आपको कम पैसे में डील मिली है तो देखिए डिफरेंस बिटवीन द स्टांप ड्यूटी वैल्यू एंड द प्राइस पेड, आपने कितना पे किया है। अब स्टांप ड्यूटी वैल्यू की मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मेरे पास जो स्टांप ड्यूटी वैल्यू है ना उसकी प्राइस है 50 लाख, ठीक है ना, आपने पेड कितना किया है, मान लीजिए आपने पे किया है 48 लाख। क्लियर है, अगर आप लोग डिफरेंस चेक करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंस चेक करते हैं, तो कितने का आता है, 2 लाख का आता है। ध्यान रखिएगा, अगर ये डिफरेंस 50,000 से ज्यादा बढ़ जाता है ना तो ये जो डिफरेंस जितना बनेगा वो टैक्सेबल होगा। जैसे अगर ये आपका अमाउंट 50,000 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, 50,000 तक तो कोई आपको दिक्कत नहीं है, टैक्स नहीं देना है। 50,000 से अगर 1 रुपया भी बढ़ गया तो ये जो अमाउंट एक्स्ट्रा है, ये जो डिफरेंस है, ये आपका टैक्सेबल रहेगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, बहुत बेसिक सी चीज मैंने आपको बताई। स्टांप ड्यूटी वैल्यू अगर गिफ्ट मिला है और अगर आपको कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग गिफ्ट में मिला है, अगर उसकी एसडीवी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है तो पूरा अमाउंट क्या रहेगा, फुल वैल्यू टैक्सेबल रहेगी। अगर आपको इनएडुकेट कंसीडरेशन मिला है, चीप डील मिला है, उस केस में आप चेक कीजिएगा एसडीवी और जो प्राइस पे किया है उनके बीच का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा हुआ तो जो डिफरेंस है उसके ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। समझ में आई, तो एक एग्जांपल से मैंने आपको समझाई, ये एग्जांपल आप लोग पढ़ सकते हैं, बेहद आसान है। मेरे को नहीं लगता यहाँ पे हमें कोई ज्यादा डिटेल में जाकर के, इतना गहराई में जाकर के चीजें समझने की जरूरत है। यहां से आएगा भी वैसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन, ठीक है। तो कैश गिफ्ट की कहानी समझ में आई, फिर हमने पढ़ा इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड एंड बिल्डिंग की। अब तीसरा क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी की तो वैसे एक लंबी लिस्ट होती है, मैं आपको लिस्ट प्रोवाइड कर दूंगा जब मैं इस सेशन का पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डालूंगा। ज्वेलरी की बात कर लीजिए, शेयर्स की बात कर लीजिए, आर्ट एंड बुलियंस की बात कर लीजिए, ऐसे ही आपकी 6-7 पॉइंट होते हैं जो आपको कवर करने हैं। यहाँ पे भी वही सेम मिलेगी, यहाँ पे आपका फेयर मार्केट वैल्यू की बात करेंगे, एफएमवी की, ठीक है। अगर आपको फ्री गिफ्ट मिला है, यानी कि जो ज्वेलरी, शेयर्स, आर्ट, बुलियंस मिला है, या फिर आपका इनएडुकेट कंसीडरेशन, जिसको आप लोग किस नाम से जानते हैं, चीप डील के नाम से जानते हैं, तो आपको मिला कैसे है ये थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा, अगर आपको गिफ्ट मिला है और उस पर्टिकुलर गिफ्ट में, यानी कि मान लीजिए आपको ज्वेलरी मिल गया, मैं कहता हूं आपको शेयर्स मिल गए, क्या मिल गए हैं, आपको शेयर्स मिल गए हैं, उन शेयर की जो फेयर मार्केट वैल्यू है वो 50,000 से ज्यादा है, 50,000 से ज्यादा है, तो एंटायर अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा। अगर फेयर मार्केट वैल्यू कम है किससे, 50,000 से, तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर आपको चीप डील मिला है, अगर आप लोग इन एडवोकेट कंसीडरेशन की बात करते हैं, तो फेयर मार्केट वैल्यू के अंदर से जो प्राइस आपने पे किया है, अगर उनके बीच का डिफरेंस, याद रखिएगा, उनके बीच का डिफरेंस अगर 50,000 से ज्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंस के ऊपर टैक्स पे करना पड़ेगा। 50,000 से कम है तो आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। समझ में आया, तो बहुत बेसिक सी बात थी। यहां पे मूवेबल के अंदर हम लोग किसकी बात करते हैं, फेयर मार्केट वैल्यू की बात कर देते हैं। यही चीज रिप्लेस हो जाती है इमूवेबल के अंदर स्टांप ड्यूटी वैल्यू से, ठीक है। बस इतना ही फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। नियम भी सेम से ही है करीब से। वहां पे स्टांप ड्यूटी वैल्यू की बात होती है, वो ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए 50,000 से। यहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू की बात होती है, वो 50,000 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही फर्क है, ठीक है। तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एग्जैक्टली सर करना क्या है। आपको गिफ्ट मिल सकता है कैश की फॉर्म में, आपको गिफ्ट मिल सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में, अगर आपको मिल सकता है मूवेबल प्रॉपर्टी की फॉर्म में। मूवेबल है तो एफएमवी चेक करेंगे 50,000 से कम है या ज्यादा है, अगर इमूवेबल है तो एसडीवी, स्टांप ड्यूटी वैल्यू चेक करेंगे, ठीक है। बस इन्हीं के बिहाफ पे प्रोविजन है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, गिफ्ट में कुछ ऐसी चीजें हैं जो फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है, माने 50,000 नहीं, 50,000 से चाहे कितना भी ज्यादा हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, आपकी कोई सिरदर्दी नहीं है, आपको गिफ्ट मिलेगा, आपने रख लिया, आपको टैक्स पे नहीं करना है। लेकिन याद रखिएगा, ये जो अमाउंट है ये कैसे
कैसी होती है माय डियर फ्रेंड्स, ये आपकी फुल्ली एग्जम्प्टेड होती है। अब यहाँ में क्या पे आते हैं, यहाँ पे कौन कौन आते हैं, यहाँ पे आते हैं आपके रिलेटिव्स। क्या आते हैं, रिलेटिव्स। और रिलेटिव्स की अपनी एक डेफिनेशन होती है। हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है। अगर हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट करता है, वाइफ हस्बैंड को गिफ्ट करती है, रिलेटिव अगर कोई भी गिफ्ट करता है ना, तो वो अमाउंट फुल्ली टैक्सेबल, फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। अगर पेरेंट्स की बात करते हैं, पेरेंट्स अगर बच्चे को, या फिर ग्रैंड पेरेंट, दादा दादी की बात हो रही है या तो आपके पेरेंट्स की बात हो रही है, दोनों रिलेटिव्स के अंदर आएंगे। आपके चिल्ड्रन या ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात हो रही है, आपके खुद के ग्रैंड चिल्ड्रंस की बात हो रही है, ठीक है ना। आपके ब्रदर की बात हो रही है, आपके सिस्टर की बात हो रही है, आप खुद की भी बात कर सकते हैं, स्पाउस की भी बात कर सकते हैं। माने बीबी है जो आपकी वाइफ है, उसके भाई और बहन की भी बात होती है, और यहाँ पे आपके खुद के भाई और बहन को भी इंक्लूड करके चलना पड़ता है। उसके बाद आप लोग कहते हैं लीनियन असेंडेंट और डिसेंडेंट ऑफ ए सेल्फ और स्पाउस। स्पाउस का लीनियन असेंडेंट और सेल्फ का लीनियर असेंडेंट और डिसेंडेंट भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है। तो डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। रिलेटिव की क्या डेफिनेशन रहती है, अगर रिलेटिव गिफ्ट करेगा तो पूरा का पूरा अमाउंट कैसा रहेगा, आपका एग्जम्प्टेड रहेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ये गिफ्ट कब होना चाहिए, या तो आप लोग मैरिज पे गिफ्ट करें, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये गिफ्ट आपने कब दिया है, मैरिज पे दिया है, तो आपका ये हो जाएगा, ये आपका विल के टाइम पे या इनहेरिटेंस है, तो उस केस में भी आपका एग्जम्प्ट रहेगा। अगर लोकल अथॉरिटी ने, किसी ने, लोकल अथॉरिटी ने अगर ये किया है, तो उस केस में भी एग्जम्प्ट रहेगा। फ्रॉम द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन रजिस्टर अंडर द सेक्शन 12A 12AB, और सेक्शन किसकी बात करेंगे, 1023C। अगर ये सारी चीजें इंक्लूड हैं तो आप लोग कहेंगे आपका जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, आपका फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। क्लियर, बहुत आसान डेफिनेशन मैंने दी है माय डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आई होगी, ठीक है। तो एक ऐसा केस भी है जहां पर पूरा का पूरा अमाउंट क्या रहता है, एग्जम्प्ट रहता है। अगर ये जो गिफ्ट है ये कौन देता है, आपका रिलेटिव देता है। रिलेटिव की डेफिनेशन लॉ ने डिफाइन की हुई है, जो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो ये सारी चीजें अगर सेटिस्फाई करती हैं तो ये अमाउंट क्या हो जाएगा, फुल्ली एग्जम्प्टेड हो जाएगा। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। क्लियर, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। तो ये फाइनल कंक्लूजन है, इसका ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या है, सबसे पहले कैश की बात की थी, तो कैश अगर आपका 50,000 से ज्यादा का लिमिट है तो एंटायर अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। अगर आप लोग इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फ्री की बात करते हैं, माने गिफ्ट मिला है, तो स्टाम्प ड्यूटी 50,000 से ज्यादा है तो आपको फुल्ली टैक्सेबल रहेगा। अगर कम है तो आपको एग्जम्प्ट मिल जाएगा। अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो यहां पे हम लोग डिफरेंस की बात करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे चीप कंसिडरेशन की, इमूवेबल के अंदर चीप कंसिडरेशन की बात करेंगे, 50,000 से ज्यादा है तो डिफरेंस टैक्सेबल हो जाएगा। मूवेबल प्रॉपर्टी के अंदर हम लोग एफएमवी की वैल्यू की बात करेंगे, 50,000 से ज्यादा है तो टैक्सेबल होगा। इमूवेबल के अंदर अगर आप चीप परचेज करते हैं तो डिफरेंस जितना ज्यादा 50,000 से वो आपका टैक्सेबल रहेगा। एग्जम्पशन किसके अंदर है, रिलेटिव्स के अंदर है, चाहे वो आपका मैरिजेस हो, इनहेरिटेंस हो, विल हो, या फिर लोकल अथॉरिटी या फिर ट्रस्ट की बात हो, ये तमाम चीजें एग्जम्प्ट रहेंगी, ये फुल्ली एग्जम्प्टेड अमाउंट रहेगा। क्लियर, तो ये गिफ्ट वाला सेक्शन है माय डियर फ्रेंड्स आपका कंप्लीट हुआ। गिफ्ट के केस में आपको क्या कुछ करना है, कैसे अंडरस्टैंड करना है, क्या क्या चीजें टैक्सेबल रहेगी, क्या क्या चीजें एग्जम्प्टेड रहेगी, और सेक्शन 56 क्या कहता है। कुछ बेसिक बातों को मैंने अपनी इस इंट्रोडक्शन क्लास के अंदर डाला। उम्मीद करता हूं चीजें आपको आसान रही होंगी, समझ में आई होगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप सभी को याद हो तो जितनी भी इस चैप्टर से जुड़ी हुई फाउंडेशनल बातें हैं वो हम अपने इसके पार्ट नंबर 1 के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। जैसे अदर सोर्सेज का मतलब क्या होता है, आप सभी जानते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अकॉर्डिंग टोटल इंडिया के अंदर 5 हेड होते हैं जहां से इनकम एक इंडिविजुअल, एक पर्टिकुलर पर्सन कमाता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सैलरी की, हाउस प्रॉपर्टी की, कैपिटल गेन की, बिजनेस एंड प्रोफेशन की, एंड फाइनली जो 5वां हेड होता है वो क्या होता है, आपका अदर सोर्सेज होता है। तो जो भी इनकम पहले 4 हेड के अंदर कवर नहीं होगी वो किस हेड के अंदर चली जाएगी, अदर सोर्सेज के अंदर चली जाएगी। ऐसा कुछ हम लोगों ने पढ़ा था इसी क्लास में। मैंने आपको बता दिया था जब भी आप लोग टैक्स की बात करते हैं, इनकम टैक्स एक्ट की बात करते हैं, तो सेक्शन नंबर 56 से लेकर के और सेक्शन नंबर 59 कंप्लीटली एक्सप्लेन करता है आपको किसके बारे में, अदर सोर्सेज के बारे में। जैसे अगर आपने एचपी पढ़ा होगा, हाउस प्रॉपर्टी के अंदर हम लोगों ने सेक्शन 22 से लेकर सेक्शन 27 पढ़ा था, वो डिटेल में जाकर के ऐसे ही यहाँ पे 56 से लेकर के 59 सेक्शन कंप्लीटली किसको एक्सप्लेन करता है, अदर सोर्सेज को
एक्सप्लेन करता है। लेकिन आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सेक्शन इतने इंपॉर्टेंट नहीं होते, वहां से जो कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है, सेक्शन की डेफिनेशन होगी, सब सेक्शन हो गया, वो तमाम चीजें आपसे एग्जामिनेशन के अंदर पूछी जाती हैं। और अगर आपने पिछली क्लास अटेंड की होगी तो मैंने बताया था ये चैप्टर बेहद आसान रहेगा, छोटा सा चैप्टर रहेगा, 2 क्लासेस के अंदर निपट जाएगा। और इस चैप्टर की खास बात क्या है कि इनकम टैक्स का ऐसा चैप्टर के अंदर इंक्लूड है जहां पर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखने को ही नहीं मिलता है। 6 नंबर का एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखने को मिलेगा जो मैं कवर भी करा चुका हूं, बस उससे बाहर आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। तो आई होप कि ये चीजें आपको क्लियर रही होंगी। अब अगर आप सभी को याद हो तो ये वाली जो स्लाइड थी मैंने आपको पढ़ाई थी, सेक्शन 56 की मैंने बात की थी, जहां पे हम लोगों ने पढ़ा था इनकम चार्जेबल अंडर द IFOS, यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जिसको आप लोग कहते हैं। जब भी आप लोग अदर सोर्सेज की बात करते हैं तो अदर सोर्सेज के अंदर कौन कौन सी इनकम को इंक्लूड करना है, ये एक ऐसा सवाल है जो 101% आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि अदर सोर्सेज के अंदर मिनिमम 6 इनकम को एक्सप्लेन करना है। हालांकि मैंने जो लिस्ट आपको प्रोवाइड की थी 8 तरीके की इनकम हम लोगों ने पढ़ी थी, जहां पर डिविडेंड इनकम की आज हम बात करेंगे, विनिंग फ्रॉम लॉटरीज हो गया, क्रॉसवर्ड पजल हो गया, रेसिस हो गया, गैम्बलिंग हो गया, इसके बारे में भी आज डिटेल में चर्चा करेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं गिफ्ट इनकम की। हालांकि गिफ्ट इनकम के ऊपर एक बड़ा सवाल भी पाता है, इसको मैं डिटेल में जाकर के अपनी पिछली क्लास के अंदर पढ़ा चुका हूं। कई बार पूछा जाता है जो भी सिक्योरिटीज है, जैसे आपके बॉन्ड वगैरह हो गए, डिबेंचर हो गए, वहां पे जो इंटरेस्ट है वो भी किस में जाएगा, IFOS के अंदर जाएगा। फैमिली पेंशन की भी बात यहां पे करेंगे, सब लेटिंग इनकम की हम लोग बात करने वाले हैं, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन या इनहांस कंपनसेशन अगर आपको मिलता है, या अदर रेजिडुअल इनकम, यानी कि आपका क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन यही पूछा जाता है 6 इनकम बताइए जिसको आप लोग अदर सोर्सेज के अंदर इंक्लूड करते हैं। मोस्ट प्रोबेबली यही सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर आएगा। उसके अलावा छोटे छोटे सवाल है, जैसे गिफ्ट से सवाल पूछ लिया जाता है, कई बार फैमिली पेंशन से भी सवाल पूछ लिया जाता है, जो आज की क्लास के अंदर कवर हो जाएगा। तो मेक श्योर करके आपको इन तमाम सेक्शंस को याद करना है। ये वो लिस्ट है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे पहला जो इनकम कौन सा होता है, डिविडेंड होता है। फिर अगर आप लोग लॉटरी वगैरह से, गैम्बलिंग वगैरह से अगर आप लोग कुछ जीतते हैं, फिर आपका गिफ्ट हो जाएगा, फैमिली पेंशन हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन हो जाएगा, और सबलेटिंग हो जाएगा। क्लियर है? ये कुछ ऐसे पॉइंट है। ये आपकी जो स्लाइड है ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। गिफ्ट को मैं डिटेल में पढ़ा चुका हूं, गिफ्ट के बारे में हम लोगों ने बहुत डिटेल में जाकर के चर्चा की थी। अब यहाँ पे आपको समझना क्या है, समझना ये है आज की क्लास के अंदर हम सबसे पहले डिविडेंड को पढ़ने वाले। डिविडेंड इनकम क्या होता है, कितना पार्ट टैक्सेबल होता है, कितना पार्ट टैक्सेबल नहीं होता है। तो आज हम अपनी क्लास की शुरुआत यहीं से करेंगे। सबसे पहले आप लोग समझिएगा डिविडेंड का मतलब क्या होता है। माय डियर फ्रेंड्स, डिविडेंड का मतलब होता है जब कोई भी कंपनी है अपने प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ शेयर करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो किस टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो डिस्ट्रीब्यूट करती है इन द टर्म्स ऑफ द डिविडेंड। क्लियर है? अब होता क्या है, वो आपकी कैश की टर्म में भी हो सकता है, खैर वो एक अलग मुद्दा हो गया। लेकिन डिविडेंड का मतलब क्या हुआ, कोई भी कंपनी है, कंपनी को अगर प्रॉफिट हुआ और कंपनी ने उस प्रॉफिट को अपने शेयर होल्डर्स के साथ डिस्ट्रीब्यूट किया, शेयर किया, तो क्या कहलाएगा, वो डिविडेंड कहलाएगा। कंपनी 3 तरीके की आप लोग ले सकते हैं, एक डोमेस्टिक कंपनी होती है, एक इंडियन कंपनी होती है, एक फॉरेन कंपनी होती है। ध्यान रखिएगा, कई बार आपको पता होना चाहिए, यानी कि अगर आप लोग कंपनी की बात करते हैं तो 3 तरीके की कंपनी हमें देखने को मिलती है। एक आपकी इंडियन कंपनी होती है, एक आपकी क्या होती है, आपकी फॉरेन कंपनी होती है, एक आपकी डोमेस्टिक कंपनी होती है। क्लियर? अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पे 3 तरीके की कंपनियां होती है। अब आपसे पूछे कि इंडियन कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन भी इंडिया के अंदर हुआ हो और जो क्या कर रही हो, एक तरीके से अपने बिजनेस को भी ऑपरेट इंडिया के अंदर ही कर रही हो, हेड ऑफिस वगैरह सब इंडिया के अंदर है। फॉरेन का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन आउट ऑफ द इंडिया हुआ है और वहीं से वो सब ऑपरेट कर रही है। अब सवाल ये है, ये डोमेस्टिक कंपनी क्या होती है, देसी लैंग्वेज में आप लोग समझे। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब है कि ऐसी कंपनी जिसका रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन तो आउट ऑफ इंडिया हुआ है, लेकिन उसका सारा कामकाज कहां पे है, इंडिया के अंदर है, तो उसको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, आपकी डोमेस्टिक कंपनी के अंदर रखेंगे। तो 3 तरीके की कंपनियां होती है, ये आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से पता होना चाहिए। लेकिन आपको क्या करना है, आपको ध्यान ये देना है कि सर हम बात
बात कर रहे हैं डिविडेंड की। और डिविडेंड का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जो प्रॉफिट कमाती है, क्लियर है? किसकी बात हो रही है? कोई भी कंपनी ने क्या किया, एक पर्टिकुलर प्रॉफिट अर्न किया है, क्लियर है? उस प्रॉफिट को हम लोग शेयर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? शेयर कर देते हैं। किनके साथ शेयर कर देते हैं? जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है? तो ये क्या बन जाएगा? ये जो आपने शेयर किया है ये प्रॉफिट, माय डियर फ्रेंड्स, ये प्रॉफिट क्या कहलाएगा? ये प्रॉफिट यहां पे हमारा बन जाएगा। प्रॉफिट ना कह के हम लोग इसको क्या कहेंगे? आपका डिविडेंड कहेंगे, क्लियर है? तो आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो यहां पे बात किसकी हो रही है? डिविडेंड की हो रही है। तो कोई भी कंपनी जब भी डिविडेंड देती है तो डिविडेंड को आपको किसके अंडर आपका टैक्सेबल करना है? इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या करना है? टैक्सेबल करना है। याद रखिएगा, अगर आप लोग बात करते हैं यहां पे डिविडेंड की तो डेफिनेशन क्या कहती है? एनी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसकी बात हो रही है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट की बात हो रही है। अगर कंपनी करती है किसके साथ? शेयर होल्डर के साथ, तो क्या बन जाता है? आपका डिविडेंड बन जाता है। माने कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसके साथ? शेयर होल्डर के साथ, सो क्या बन जाएगा? आपका डिविडेंड बन जाएगा। बहुत बेसिक सी बात है। अब यहां पे देखिएगा, ये जो डिविडेंड आपको दिया जाता है ना, ये आपको कैश की टर्म में भी दिया जा सकता है, ये आपको बोनस शेयर की टर्म में भी दिया जा सकता है, ये आपको इंटरिम डिविडेंड की फॉर्म में भी दिया जा सकता है। ये छोटा सा पॉइंट है जो आपको याद रखना है। माने कोई भी कंपनी अगर आपको डिविडेंड देती है तो तीन तरीके से आपको प्रोवाइड कर सकती है। पहला, वो कैश की टर्म में आपको प्रोवाइड कर सकती है। दूसरा, वो बोनस शेयर की टर्म में आपको प्रोवाइड कर सकती है। तीसरा, वो आपका इंटरिम डिविडेंड की फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो आपको एक एक चीज को बड़ा ख्याल में रखना है। अब आपको थोड़ा ध्यान देना है। अर्लियर कंपनीज यूज्ड टू पे द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। अगर आपको याद हो तो जिसको हम लोग क्या कहते थे? डीडीटी कहते थे, जिसका शॉर्ट एब्रिविएशन क्या होता है? डीडीटी। आपका देखेंगे तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स होता है। लेकिन 1 अप्रैल 2020 के बाद बात करें तो ये आपका डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स है, इसको अबोलिश कर दिया गया। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। 1 अप्रैल 2020 के बाद जो आपका डीडीटी था उसको अबोलिश कर दिया गया। एंड अब आपका जो डिविडेंड है वो टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर। ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। अब ये क्या है? टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर। बिल्कुल बेसिक सी बात मैंने आपको बताई है। कंपनी 3 तरीके की हो गई, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। डिविडेंड का मीनिंग क्या होता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। डिविडेंड किस किस फॉर्म में प्रोवाइड किया जा सकता है, इसकी अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए। अच्छा, डीडीटी अबोलिश कब हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। और अब ये टैक्सेबल है इन द हैंड ऑफ द शेयर होल्डर, ये भी बात आपको पता होना चाहिए। अगर आप लोग इन तमाम चीजों को एक बार पढ़ लेंगे, चीजों को एनालिसिस करेंगे ना, तो आप लोग पाएंगे ये जो सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये बेहद आसान है, बहुत जरूरी है, और ये आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। क्लियर है? अब यहां पे अगर आप लोग देखेंगे टैक्सेबिलिटी की अगर मैं बात करूं, किसकी टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स? जो अभी अभी हमने पढ़ा, हमने क्या पढ़ा है? अभी अभी आपका डिविडेंड पढ़ा है। और डिविडेंड की अगर आप लोग टैक्सेबिलिटी की बात करते हैं ना, तो मैंने बताया ये किसके अंदर टैक्सेबल होगा? आईएफओएस हेड के अंदर टैक्सेबल होगा। इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल होगा। कोई टैक्स रेट की अगर आप लोग बात करते हैं, नॉर्मल स्लैब रेट ऑफ द रिसिप्टेंट, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। यहां पे कोई स्पेशल स्लैब रेट नहीं देखने को मिलता है। यहां पे आपका क्या रहेगा? नॉर्मल स्लैब रेट रहेगा। जैसे कैपिटल गेन के अंदर अगर आपको याद हो तो हमने एक स्पेशल लोअर रेट पढ़ा था, यहां पे कोई आपको स्पेशल लोअर रेट देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट आप लोग मान के चल सकते हैं, एक सीधा सीधा आइडिया। जैसे अगर आप लोग 30% मान लीजिए, ठीक है ना, 30% का डेटा आप लोग ले लीजिएगा। तो मिस्टर ए है, जैसे यहां पे कितने का स्लैब है? मान लीजिए 30% का स्लैब है, और उसको 1 लाख रुपया डिविडेंड मिला है। तो ऑब्वियस सी बात है, इस 1 लाख का 30% किस में चला जाएगा? टैक्स में चला जाएगा। अगर 1 लाख का 30% अगर आप लोग निकालते हैं तो कितना हो जाएगा? आपका 30,000 हो जाएगा। माने अगर आप लोग यहां पे देखेंगे तो ये आपका टैक्स बन गया। ये क्या बन गया है? आपका टैक्स बन गया। कितना बना है? 30%। अब याद रखिएगा, जो 4% सेस भी लगेगा यहां पे, क्लियर है? इसी के ऊपर क्या लगेगा? 4% सेस भी लगेगा। तो बहुत बुनियादी तौर पे बेसिक सी बातें हैं जिनका ख्याल आपको अपने जहन में रखना है। क्लियर है? तो यहां पे आपको कोई स्पेशल टैक्स रेट देखने को नहीं मिलेगा, कोई स्पेशल लोअर रेट देखने को नहीं मिलेगा। डायरेक्ट टैक्सेबल होगा अंडर द हेड आईएफओएस, ये आपको याद रखना है। और मोटा मोटा परसेंटेज आप लोग 30% लेके चल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बात की है। क्लियर है? तो समझ में आई ये बात आपको कि एग्जैक्टली टैक्सेबिलिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, यहां पे फ्रॉम द डिविडेंड इनकम यू कैन क्लेम ओनली, आपको डिडक्शन भी मिलता है। जो आपका सेक्शन 57 होता है ना, याद रखिएगा, अगर आप लोग इनकम टैक्स एक्ट की बात करते
करते हैं और सेक्शन 57 की बात करते हैं, तो ये आपका डिडक्शन आपको प्रोवाइड करता है। किसके अंदर डिडक्शन हो रहा है ये माय डियर फ्रेंड्स? ये डिडक्शन हो रहा है इन अदर सोर्सेज, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख दूं IFOS लिख देता हूं, ठीक है ना। आपका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर अगर आपको डिडक्शन देखने को मिलता है तो केवल और केवल एक ही सेक्शन के अकॉर्डिंग देखने को मिलता है, सेक्शन 57 के अकॉर्डिंग आपको ये डिडक्शन पढ़ना पड़ता है। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको इंटरेस्ट एक्सपेंस इनक्योर्ड हुआ है फ्रॉम अर्निंग डिविडेंड, माने आपकी जो अर्निंग है डिविडेंड की उसके ऊपर अगर आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस हुआ है, जैसे अगर आपने उधार मनी लिया है शेयर बाई करने के लिए, माने अगर आपने पैसा उधार लिया शेयर खरीदने के लिए, ऑब्वियस सी बात है जब आप लोग बोरो करते हैं मनी तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, तो उस केस में आपको डिडक्शन अलाउ किया जाता है 57 सेक्शन के अकॉर्डिंग। क्लियर है? और याद रखिएगा यहां पे जो मैक्सिमम अलाउ दिया गया है ना, मैक्सिमम लिमिट दी गई है कि कितना डिडक्शन आपको मिल सकता है भाई और बहनों, तो डिविडेंड इनकम का मैक्सिमम अमाउंट कितना है? 20% मिल सकता है। लेट अस से कि अगर आप लोग ध्यान देंगे, मैंने क्या किया था, मैंने आपका 2 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिया है किसी भी कंपनी के अंदर, ठीक है ना। मैंने कितना बोरो किया है अगर आप लोग ध्यान देंगे तो मैंने बोरो किया है आपका 2 लाख रुपया। क्लियर है? अगर आप लोग ध्यान देंगे 2 लाख रुपया मैंने बोरो किया है, 12% इंटरेस्ट के हिसाब से अगर मैं लेता हूं 20% पर एनम अगर आप लोग इंटरेस्ट लेके चलते हैं तो कितना बनेगा? 2 लाख का 20,000 हो जाएगा, और 2% कितना हो जाएगा? लगा लीजिए, कीजिए कैलकुलेशन। अगर मैं कहूं आपको क्या करना है, आपको 2 लाख पकड़ना है, अभी 2 लाख का कितना निकालना है आपको? केवल और केवल 12% निकालना है, 24,000 हो जाएगा। क्लियर है? कितना हो जाएगा? 24,000। तो अगर आप लोग देखेंगे तो यहां पे कितना अमाउंट हो गया? 24,000। तो मेरा क्या बन गया है? इंटरेस्ट बन गया है। क्लियर है? इस इंटरेस्ट के ऊपर मेरे को डिडक्शन मिल सकता है अंडर द सेक्शन, कौन से सेक्शन की मैं बात कर रहा हूं? सेक्शन 57 आपको इसी चीज की इजाजत देता है। और मान लीजिए यहीं पे आपको मैं लिख देता हूं, आपको क्या मिला? इस अमाउंट के ऊपर डिविडेंड मिला है। क्या मिला है आपको? डिविडेंड मिला है। लेट अस से कि मेरे को यहां पे 20,000 का क्या मिला है? डिविडेंड मिला है, या मैं कह देता हूं 50,000 का डिविडेंड मिला, कोई भी एक एग्जांपल ले लीजिए। क्लियर है? तो अगर आप लोग डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं ना, आप इंटरेस्ट के ऊपर डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो मैक्सिमम कितना हो सकता है? एट द रेट 20% हो सकता है, यानी कि 5 और 5 10,000 रुपया आप लोग डिडक्शन यहां पे क्या कर सकते हैं? क्लेम कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात? मैं क्या कहना चाह रहा हूं, यानी कि जो आपका इनकम हुआ है, डिविडेंड इनकम जो है ना, उस डिविडेंड इनकम के ऊपर आप कितना क्लेम कर सकते हैं? आप लोग मैक्सिमम 20% क्लेम कर सकते हैं, नो अदर डिडक्शन। अब इसके अलावा चाहे आप लोग कमीशन की बात करें, सैलरी की बात करें, किसी भी तरीके का डिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। यहां पे केवल और केवल इंटरेस्ट एक्सपेंस इन अक्योर्ड फॉर अर्निंग डिविडेंड के ऊपर ही आपको डिडक्शन देखने को मिलेगा, और केवल एक ही तरीके का डिडक्शन है। तो यहां पे कौन सा डिडक्शन आपने पढ़ा है? अगर आपने ब्याज पे पैसा लिया और फिर उसको इन्वेस्ट कर दिया और उसके ऊपर जो आपका डिविडेंड बना है, उस केस में आप लोग अप्लाई करेंगे, क्या अप्लाई करेंगे? आपका सेक्शन 57 माय डियर फ्रेंड्स। और ये सेक्शन 57 आपको जो आपका डिविडेंड इनकम हुआ है, याद रखिएगा, जो आपके पास डिविडेंड इनकम हुआ है उस डिविडेंड इनकम का मैक्सिमम 20% अलाउ करता है, इससे ज्यादा आपको अलाउड नहीं होता। क्लियर है? ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना। बहुत सिंपल सा लॉजिक मैंने आपको बताया है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर क्वेश्चन आ जाए, देखिए 2 बड़े क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं अगर आप एग्जामिनेशन के पैटर्न को समझेंगे, क्योंकि मैंने गिफ्ट को डिटेल में पढ़ाया है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? गिफ्ट को डिटेल में एक्सप्लेन कीजिए। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है? डिविडेंड को आपको एक्सप्लेन करना है डिटेल में जाके। क्लियर है? बाकी सबको डिटेल में नहीं पूछता है। तीसरा सवाल क्या आएगा? सेक्शन 52 आपने पढ़ा या सेक्शन 52(2) आपने पढ़ा। क्लियर है? या तो आप लोग क्या कहेंगे, आप क्वेश्चन क्या आएगा? सेक्शन 52, यानी कि सेक्शन 52 आप लोगों ने पढ़ा, या इसके अल्टरनेटिव में आपको क्या देखने को मिलेगा? 52 सेक्शन 52 अगर आप लोग देखेंगे 52 का पार्ट जो है ना, ठीक है, 2 अगर आप लोग लेंगे, यहाँ पे ये वाला सेक्शन आपसे पूछेगा। ये कहेगा कि आपको बताना है कि IFOS के अंदर एग्जैक्टली कौन कौन सी इनकम आप लोग इंक्लूड कर सकते हैं। 6 इनकम आपको कम से कम याद रखनी है। जैसे अगर आप लोग गिफ्ट की बात करेंगे, डिविडेंड की बात करेंगे, उसके बाद लॉटरी वगैरह की बात करेंगे, सब 6 पॉइंट एक्सप्लेन कर देंगे। डिटेल में जाना चाहे तो डिटेल में जा सकते हैं, 6 नंबर का सवाल पूछा जाएगा। क्लियर? आई होप कितनी बातें आपको समझ में आई होंगी। क्लियर? तो ये आपका क्लियर हो गया है डिविडेंड। अगर आप लोग देखेंगे इस लिस्ट के अंदर, अगर जो लिस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की थी, कहां पे गई वो लिस्ट? ठीक है ना, देखिए मैं आपको दिखा देता हूं। यस, यहां पे होगी। यस, डिविडेंड के अंदर हम लोगों ने क्या किया? अगर ये नहीं है
अगर आप लोग ध्यान देंगे, हमने क्या किया है, डिविडेंड को पढ़ लिया है, गिफ्ट को पढ़ लिया है। अब इससे आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं, लॉटरी वाला सेक्शन पढ़ने वाले हैं। अगर आप लोग पैसा जीत जाते हैं, कहां से पैसा जीता है ये मैटर ऑफ कंसर्न है। अगर आपने लॉटरी से पैसा जीता है, अगर आपने क्रॉसवर्ड पजल से पैसा जीता है, ऐसे ही अगर आपने किसी रेस को या फिर किसी गैम्बलिंग से आपने पैसा जीता है, तो इन केस में आपका कौन सा सेक्शन लगेगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका सेक्शन 56(2)(i)(b) लगेगा। इसको आपको थोड़ा ख्याल में रखना है। अब यहां पे देखिएगा, अगर आप लोग विनिंग की बात करते हैं, अगर आपने पैसा जीता है लॉटरी से, अगर आपने पैसा जीता है, अगर आपने टीवी गेम शोज से पैसा जीता है, गैम्बलिंग से पैसा जीता है, हॉर्स रेसेस से पैसा जीता है, कार्ड गेम से पैसा जीता है, यानी कि सारी चीजें क्या होंगी, ये फुल्ली टैक्सेबल होंगी। यहां पे एग्जम्प्टेड अमाउंट आपको देखने को नहीं मिलेगा, ये आपको ख्याल रखना है। फ्लैट है, 30% आपको देना है, अलोंग विद आपको सेस भी देना है, प्लस में सरचार्जेस भी देना है। ध्यान रखिएगा, न केवल सेस बल्कि सरचार्जेस। सरचार्जेस वाला कॉन्सेप्ट मैंने इनिशियल लेवल पे आपको पढ़ा दिया था, याद रखिएगा। जो आपका सेक्शन है, कौन सा है आपका सेक्शन 115 115(b) इसी बात को एक्सप्लेन करता है कि आपको जो भी आपका लॉटरी वगैरह से हुए इनकम के ऊपर आपको फ्लैट 30% देना है, प्लस में आपको सेस देना है 4%, प्लस में आपका जो सरचार्ज बनता है वो आपको माय डियर फ्रेंड्स देना पड़ेगा। क्लियर है, ये सीधा सीधा लॉजिक यहां पे है। एक इंपॉर्टेंट बात हो रही है, यहां पे कोई डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलता है। चाहे आप 80C की बात करेंगे, एक्सपेंस की बात करेंगे, कोई भी डिडक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। सीधा रूल 30% अलोंग विद द 4% सेस, प्लस में आपका जो भी आपका सरचार्जेस बनता है सब आपको पे करना पड़ेगा। एग्जांपल से समझते हैं, लेट अस से कोई भी मिस्टर बी है जिसने केबीसी के अंदर 1 लाख रुपया जीता है, ठीक है। अगर आप लोग यहां पे देखेंगे विन अमाउंट की बात करते हैं, क्लियर है, तो विन अमाउंट आपका कितना है, 1 लाख है। तो मैं क्या कहूंगा, मैंने कहा 1 लाख रुपया उसने जीता है, क्योंकि लॉटरी का अमाउंट है तो डायरेक्ट 30% टैक्सेबल हो जाएगा। इसका 30% कितना होगा, 30,000 होगा। क्लियर है, अगर आप लोग देखेंगे टैक्सेबल हो गया, प्लस में 4% इसके ऊपर आप लोग क्या लगाएंगे, सेस लगाएंगे। इस अमाउंट को आप लोग इसके अंदर से माइनस कर देंगे। समझ में आया, इतना आपको काम करना है। अगर आप लोग इतना कर पाए तो आपका लॉटरी, गैम्बलिंग, रेसेस, पजल वर्ड, ये सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो केवल इसके अंदर इतना ही एक्सप्लेन करना है, इससे ज्यादा नहीं जाना है। डिविडेंड को तो हमने डिटेल में जाकर के एक्सप्लेन किया, इसको केवल इतना ही करना है। समझ में आई, तो ये आपका अगला कॉन्सेप्ट था। देखिए हमने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको गिफ्ट डिटेल में पढ़ा दिया। एक तरीके की इनकम थी, क्या थी आपकी, गिफ्ट थी। क्लियर है, ये आपका IFOS के अंदर आता है। उसके बाद आपने क्या पढ़ा है, आपने डिविडेंड पढ़ लिया। क्लियर है, अगर आप लोग देखेंगे अगला पार्ट हम लोगों ने क्या पढ़ा है, आपका लॉटरी वाला पार्ट पढ़ा। मैं डायरेक्ट लॉटरी, वैसे पूरा टाइटल आप लोग लिखिएगा। अब आगे अगर आप लोग देखेंगे तो आगे क्या है, सिक्योरिटीज की बात हो रही है। सर ये सिक्योरिटीज वाला सेक्शन ध्यान रखिएगा, 56(2)(i)(d) रहने वाला है। जैसे पीछे था IB, ये ID रहेगा। यहां पे सिक्योरिटीज का मतलब आप डिबेंचर की बात करेंगे, सिक्योरिटीज का मतलब आप बॉन्ड्स की बात करेंगे, आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की बात करेंगे। इन तमाम चीजों के ऊपर अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है, अगर आपको ब्याज मिलता है, क्लियर है, किसकी बात हो रही है, अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर के ऊपर, बॉन्ड्स के ऊपर, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के ऊपर, तो ये टैक्सेबल होगा अंडर द हेड IFOS, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा। इफ नॉट टैक्स्ड एज ए बिजनेस इनकम, अगर ये किसके अंदर टैक्सेबल नहीं हुआ है, ये अगर आपकी बिजनेस इनकम के अंदर टैक्सेबल नहीं हुआ है, तो ये आपका IFOS के अंदर क्या होगा, टैक्सेबल होगा। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं, कोई भी मिस्टर डी है जिसने अर्न किया है 15,000 रुपया इंटरेस्ट उसके कॉर्पोरेट डिबेंचर के ऊपर, तो टैक्सेबल कितना, ये किसके अंदर टैक्सेबल जाएगा, IFOS के अंदर टैक्सेबल जाएगा, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर टैक्सेबल जाएगा। क्लियर, तो आई होप कितनी बात समझ में आई होगी। ये आपका अगला पार्ट था। तो चौथी टाइप की इनकम थी जो कहां पे पढ़नी थी, आपको पढ़नी है IFOS के अंदर पढ़नी है। तो यहां पे आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने पढ़ा इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। किसकी बात हो रही है, आपकी इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज की बात हो रही है। ठीक है, 4 तरीके की होगी, 6 तरीके की आपके एग्जामिनेशन में पूछता है। क्लियर है, एक और हम लोग पढ़ते हैं फैमिली पेंशन। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट तरीके की इनकम रहने वाली है। क्लियर है, फैमिली एंड इनकम के अंदर क्या करना है, सॉरी फैमिली पेंशन के अंदर अगर जो इंप्लॉय है अगर उसकी डेथ हो जाती है, क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, और जो पेंशन है वो किसको मिलती है, उसकी फैमिली को मिलती है उसकी डेथ के बाद। ठीक है ना, जो पेंशन है वो रिसीव होती है किसको,
फैमिली को इंप्लॉय की डेथ के बाद, तो यहां पे वो इनकम क्या होगी, वो भी आपकी टैक्सेबल होगी अंडर द हेड IFOS। क्लियर है, ये आपको थोड़ा ध्यान में देना है। यहां पे डिडक्शन मिलेगा 57 सेकंड है के अकॉर्डिंग अगर आप लोग देखेंगे, माने आगे सीधा सीधा लिखिएगा, आपको डिडक्शन मिलता है। क्या डिडक्शन मिलता है, या तो आपको 1/3 निकाल लेना है फैमिली पेंशन का, या डायरेक्ट आप लोग 15,000 ले लीजिएगा। इनका लोअर लेके चलना है, माने अगर आप लोग लेके चलेंगे डायरेक्ट, आप क्या लेके चलेंगे, 15,000 लेके चलेंगे। और जो आपका एक्चुअल सैलरी है, किसकी बात हो रही है, आपकी एक्चुअल सैलरी नहीं है, या कहेंगे आप लोग एक्चुअल पेंशन है, फैमिली पेंशन है, उस आपकी एक्चुअल फैमिली पेंशन का आपको कितना निकाल लेना है, 1/3 निकाल लेना है। और इन दोनों के अंदर अगर आप लोग देखेंगे, इन दोनों चीजों के अंदर जो भी अमाउंट आपका लोअर रहेगा माय डियर फ्रेंड, जो भी कम अमाउंट रहेगा वो क्या हो जाएगा, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। एक एग्जांपल दे रखा है, उससे बेटर समझ में आएगा। कोई भी ई है जिसकी फैमिली पेंशन 60,000 है, याद रखिएगा। अच्छा, उसको डिडक्शन कितने का मिलेगा, ध्यान रखिएगा। अगर आप लोग इस 60,000 का 1/3 निकालते हैं, तीसरा हिस्सा कितना हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। क्लियर है, तीसरा हिस्सा निकाल लिया। और जो आपका स्टैंडर्ड अमाउंट कितना है, 15,000 है। तो हमें क्या करना है, इन दोनों के अंदर लोअर उठाना है। सर लोअर कितना है, 15,000 है। लोअर अमाउंट कितना है आपका, 15,000 है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है। तो ये माइनस होके आपका अमाउंट क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर है, माने टैक्सेबल इनकम अगर आप लोग करना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, जो आपकी पेंशन है 60,000, उसके अंदर इन दोनों का जो लोअर अमाउंट है वो माइनस कर देंगे। 15,000 अगर आप लोग माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा, 45,000 आपका क्या हो जाएगा माय डियर फ्रेंड्स, आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो बहुत सिंपल लॉजिक है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो कितना है, 45,000 है। क्लियर, तो ये वाला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। पेंशन वाला जो सवाल है पेपर में आता है, तो इसको आप लोगों को याद रखना, लोअर ऑफ क्या लेके चलना है, स्टैंडर्ड अमाउंट 15,000 है। सारी चीजें आपको कवर करके चलनी है, वरना आपको डिफिकल्टी हो सकती है। चलिए अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। बहुत आसान है, ये छठा है। यहाँ पे क्या करना है, आपका सब लेटिंग इनकम को इंक्लूड करके चलना है। सर ये सब लेटिंग इनकम क्या होता है, सर देखिएगा, अगर आपका जो इफ नॉट हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी के अलावा अगर आपको कोई भी रेंट रिसीव होता है प्रॉपर्टी से ही, क्लियर है, तो उसको क्या कहेंगे, सब लेटिंग इनकम कहेंगे। क्लियर है, ये आपके टैक्सेबल होती है किसके अंदर, अंडर द हेड IFOS। बस इतनी ही बात आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आगे देखिए, इंटरेस्ट ऑन द कंपनसेशन, इनहांस कंपनसेशन अगर आपको मिलता है तो यहाँ पे आपको 50% तक डिडक्शन मिलता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। और ये अगर आपको इंटरेस्ट मिलता है किसके ऊपर, कंपनसेशन के ऊपर, कहां से, फ्रॉम द गवर्नमेंट। लाइक अगर आप लोग बिल्डिंग एक्विजिशन केसेस की बात करते हैं, माने बिल्डिंग एक्विजिशन केसेस के अंदर अगर गवर्नमेंट आपको कंपनसेशन दे देता है, किसके, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट बनेगा वो क्या होगा, आपका IFOS के अंदर जाएगा, माने इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज के अंदर चला जाएगा। और यहाँ पे मैक्सिमम डिडक्शन आपको कितना देखने को मिलता है, 50% तक का देखने को मिलता है। जैसे 1 लाख का इंटरेस्ट बना है तो 50% डिडक्ट कर दीजिए, 50,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा। क्लियर, तो बहुत बेसिक सी बात है। ये आपका फाइनल रिजल्ट है, फाइनल समरी है। यहाँ पे देखिए मैंने सेक्शन एक्सप्लेन कर दिया है, यहाँ पे मैंने डिडक्शन एक्सप्लेन कर दिया है। इस बात को आपको ख्याल में रखना है, क्या एक्सप्लेन कर दिया, डिडक्शन, एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैंने इनकम टाइप है, डिविडेंड लिखा हुआ है, विनिंग्स लिखा हुआ है, गिफ्ट लिखा हुआ है, फैमिली पेंशन लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी लिखा हुआ है, इंटरेस्ट ऑन कंपनसेशन लिखा हुआ है। उसके बाद जो लास्ट वाला पॉइंट था लेटिंग वाला, ठीक है ना, वो वाला है। तो ये आपकी समरी है जिसको आपको याद करना है, जहन में बैठाना है। अगर आप लोग माय डियर फ्रेंड्स इतना काम कर पाए तो डेफिनेटली आप फोड़ देंगे। बिल्कुल आसान है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट टास्क नहीं रहेगा। और ये जो चैप्टर था आपका जिसका टाइटल था इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज, ये कंप्लीट हो चुका है। केवल इतना काम अगर आप लोग कर लेंगे ना तो पेपर में फोड़ के आएंगे। अब देखिए इसके ऊपर अलग से मेरे को सेशन लाने की जरूरत नहीं है, ऐसा मैं समझ के चलता हूं। आपको क्या करना है, सोचा मैंने इस सेशन को कंप्लीट करा दिया है। अब आपको मैं कुछ ऐसे सवाल दिखा देता हूं, टोटल PYQs में लेके आया हूं आप सभी के लिए। 10 ईयर के अंदर जो इस चैप्टर से सवाल रिपीट हुए हैं, आप लोग जान करके शॉक हो जाएंगे कितने सवाल रिपीट हुए हैं इस चैप्टर से। टोटल 6 सवाल हैं जो इस चैप्टर से पूछे जाते हैं। ये आपकी स्क्रीन के सामने है, 6 के 6 सवाल, इनसे बाहर कुछ आपको पूछने का नहीं है, कभी नहीं पूछा जाता है। तो आप लोग प्लीज इन 6 सवाल को नोट कर लीजिएगा। ये वो 6 सवाल मैंने लगा दिए हैं जो 10 ईयर आपके 10 साल के पेपर के अंदर अक्सर पूछे गए हैं। सबसे पहला सवाल देखिए क्या पूछा गया है। सबसे पहला सवाल है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इनकम फ्रॉम द अदर सोर्सेज। बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। गिव द आइटम्स ऑफ ए इनकम विच आर स्पेसिफिकली टैक्स्ड। क्या होती है वो, टैक्स होती है अंडर द सेक्शन 56(2). मैंने कितना डिटेल में समझाया था, 56(2) के अंदर
अंदर क्या क्या चीजें टैक्सेबल होंगी। और ये सवाल 100% कंफर्म है, स्टार मार्क कर लीजिएगा, पेपर में रिपीट होता है। पढ़ाया है आप लोग, डिविडेंड की बात कर सकते हैं, आप लोग गिफ्ट की बात कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे विनिंग्स की बात कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पे जो अलग अलग सेक्शंस मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, 6 कोई आप लोग लिख दीजिएगा। 6 मार्क्स के लिए सवाल आता है। क्लियर है? कितने से नंबर के लिए आता है? 6 मार्क्स के लिए आता है। आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, आपको एन्यूमरेट करना है आइटम ऑफ डिडक्शन अलाउ इन कंप्यूटिंग द इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। डिडक्शन की बात हो रही है, इसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, सारे डिडक्शन मैंने पढ़ाए हैं। डिस्कस द टैक्स ट्रीटमेंट ऑफ द फैमिली पेंशन, अभी अभी मैंने बताया कि सर फैमिली पेंशन से अक्सर सवाल पूछा जाता है। डिस्कस द फॉलोइंग विद द सुटेबल एग्जांपल। ग्रोसिंग ऑफ लॉटरी इनकम, अभी बताया ना लॉटरी इनकम को कैसे करना है। और इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, दोनों क्वेश्चन अभी अभी मैंने डिटेल में जाकर के पढ़ाए हैं। व्हेन इज मनी रिसीव्ड विदाउट द कंसीडरेशन ट्रीटेड एज ए इनकम अंडर द इनकम टैक्स एक्ट 1961, आल्सो स्टेट केस इन विच सच ए प्रोविजंस आर इन एप्लीकेबल। चलिए, ये आपका थोड़ा सा टेक्निकल सवाल है, इसको हम लोग फिर कभी चर्चा करेंगे। आएगा ये सवाल आएगा तो मैं आपको कराऊंगा। राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कैजुअल इनकम, किसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है? कैजुअल इनकम के ऊपर आपको क्या करना है? शॉर्ट नोट लिखना है। तो ध्यान दीजिएगा, केवल ये 6 PYQs है माय डियर फ्रेंड, जिनको अगर आप लोग कर लेते हैं और यही 6 PYQs आपके एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, इससे बाहर सवाल ही नहीं आया। तो अब बताइए, दोनों क्लासेस को कंपाइल करके देखिए कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो मैंने नहीं कराया। सारी चीजें मैंने करा दी है। इनकम अंडर द हेड अदर सोर्सेज की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका काम बन गया है। आप लोग मान के चले चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो उम्मीद करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, चीजें आपको क्लियर रही होंगी, आसान रही होंगी, आपको समझ में भी आई होंगी। ठीक है, बस अब मुद्दा डिपेंड करता है, आपको प्रैक्टिस करना है, आपको मेहनत करना है, आपको इस चीज के ऊपर एफर्ट डालना पड़ेगा, तभी आप लोग यहाँ पे फाइनल रिजल्ट तक पहुंच पाएंगे। और इनकम टैक्स क्योंकि प्रैक्टिकल प्लस में थ्योरेटिकल है, क्योंकि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं। क्लियर है? इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट रहेगा जो आपको नैया पार भी करा सकता है और आपकी डुबा भी सकता है। ठीक है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन बहुत कम है, प्रैक्टिकल पोर्शन बहुत ज्यादा है, मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। और अगर आप लोग देखेंगे तो आपके पास करीब करीब केवल और केवल 60 दिन का समय रह गया है आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर। तो अभी अगर आपने तैयारी करना शुरू नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिएगा, ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो। और आप लोग लास्ट ईयर के अंदर आ गए हैं, अभी 2 साल आपने मजे मारे, 4 सेमेस्टर में कोई दिक्कत नहीं है। अभी 1 साल आपको रगड़ना पड़ेगा। सेमेस्टर 5 के अंदर, सेमेस्टर 6 के अंदर अच्छे खासे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई अदर सोर्स नहीं है। तो उम्मीद करता हूं, खैर आप लोग अगर ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर के अंदर हैं तो ये चीजें मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग इतना कैपेबल होंगे अंडरस्टैंड करने के लिए कि जो बातें मैं बोल रहा हूं वो सारी चीजें आपके लिए रेलिवेंसी रखती है। बहरहाल उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया। सेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे पहली दफा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बेस्ट, लकी प्लर रही।